हेलो गाइस, जय हिंद। मेरा नाम है विक्रम एंड आई वेलकम यू टू आई एग्जाम भी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज कंटिन्यू है। आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर आपके लिए, तो लेक्चर को जरा भी स्किप मत करना। तैयारी कर रहे हो एसएससी की, रेलवे की और या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की, ये हर जगह आपसे पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ना आए। ठीक है, लास्ट वीडियो क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि किसे भारत का बजट सिस्टम का पिता या फाउंडर कहते हैं। मैंने आपको बता रखा है ये लास्ट वीडियो में, तो सर जेम्स विल्सन है हमारा राइट आंसर। तो ये गाइस एसएससी ने पूछा हुआ है, तो मैंने वहीं से इसको पिक किया था। और गाइस, तैयारी कर रहे हो आप अगर एसएससी सीएचएसएल की, तो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है गाइस। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, वीडियो लेसन्स मिलने वाले हैं, स्टडी नोट्स हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस की, तो वो भी दिए जाएंगे। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होंगे जो एसएससी द्वारा प्रमाणित और आधारित जो सिलेबस है, जो टेस्ट का पैटर्न है, उसी हिसाब से आपका फुल लेंथ का मॉक टेस्ट होगा। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ आपके लाइव कमेंट्स को भी पढ़कर उनका आंसर दिया जाएगा। अगर आपका कोई चैप्टर या फिर कोई सेक्शन कमजोर है तो आप इस कोर्स को जरूर अवेल करें, क्योंकि आप वहां पर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी एनरोल कराओ, दिए हुए नंबर पे कॉल करो या फिर वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो गाइस। तो बढ़ते हैं हमारे आगे की स्लाइड्स में। तो गाइस, हमारा आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 पे होने वाला है। किसी भी एक्ट को जानने से पहले ये जरूर पता कर लो कि उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था। अगर गवर्नर जनरल था तो गवर्नर जनरल को याद कर लो, और अगर वॉइसरॉय है तो वॉइसरॉय को जरूर याद कर लो, क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन, अगर एक नंबर लेके आना है तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। सबसे पहले, पढ़ाने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूं कि मैं इन दो चीजों पे बात करूंगा। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, ये एक्ट क्यों लाया गया भाई, कोई एक्ट क्यों लाया जाता है, किसी एक्ट को लाने के पीछे कारण क्या होता है कि भाई सुधार कार्य। जब तक अगर हम सुधार कार्य ना करें तब तक सुधार कार्य क्या है, तब तक वो एक्ट आता नहीं है। ठीक है, वो एक्ट कब आएगा, जब वो एक्ट क्या होगा, उसमें कुछ सुधार लाने होंगे, जरूरी होंगे। तो उसी हिसाब से जरूरी क्या है हमारे लिए कि इसका बैकग्राउंड जानना। साथ ही साथ दूसरी चीज ये जानना कि उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल, यानी कि भारत पे किसका कंट्रोल था। तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था इस एक्ट का। तो सबसे पहले, ठीक है, हम ये समझेंगे कि इस एक्ट के आने से पहले कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसको ये एक्ट लाने पे मजबूर किया गया, क्योंकि इनका प्रभाव इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पर जरूर पड़ा होगा। अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कोई एक्ट आएगा ही क्यों। इसी तरह हम इस एक्ट के प्रावधानों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है गाइस। तो पिछले वीडियो में जब हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये मैंने आपको बताया है ना कि 3 लगातार इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आए थे ये लोग। तो पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है। ठीक है, तो 1861 में जो प्रावधान लाए गए थे, जैसे कि बहुत बड़े बड़े बदलाव थे, जैसे कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम बताया ना मैंने आपको कि मंत्री अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्री क्या हो गए थे, निर्धारित हो गए थे। हालांकि 6 मंत्री थे उस टाइम, 5 थे पहले, उसके बाद 6 किए गए। तो इस एक्ट के पीछे का सबसे बड़ा कारण था 1885। और गाइस, आपने ये डेट हमेशा समझनी है, 1885 क्यों, क्योंकि 1885 के बाद भारत में उदय हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, आईएनसी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस एक्ट के पीछे, या फिर भारत की आज़ादी मान लो, भारत के जो भी स्वतंत्रता संग्राम है उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे बड़ा दबदबा इस चीज पे था कि जो अब बड़े बड़े लीडर्स थे,
ठीक है, वो एक जगह आ गए। पहले क्या था कि भारत के जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना, तो वो इधर से उधर थे, वो अपनी एक एक जगह मांग उठा रहे थे। उनकी एकता बनाकर वो एक ही जगह मांग नहीं उठा रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि हमारे को हाँ पंजाब के लिए ये चाहिए, हमको साउथ के लिए ये चाहिए, हमको आसाम के लिए ये चाहिए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि एक बड़ा गठबंधन बनाए, एक बड़ी क्या बनाए, पार्टी बनाए और सब मिलकर एक के बाद एक क्या करें, डिमांड्स रखें। हालांकि वो अब पूरी हुई 1885 पे, जब आईएनसी का गठन किया गया। किसके द्वारा गठन किया गया? A.O. ह्यूम, इसको बोलते हैं फाउंडर एंड फादर ऑफ आईएनसी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना था कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, इसके जो प्रावधान थे वो पूर्ण नहीं थे। पूर्ण का मतलब वो सही नहीं थे, या फिर किसी तरीके से भारत के लिए वो एक तरीके से क्या नहीं थे, सक्षम नहीं थे, और ना ही भारतीयों के हित में थे। ठीक है, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी कई मांगों को रखा था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या प्रॉब्लम थी। अब हुआ क्या कि जो मेंबर्स थे वॉइसरॉय की काउंसिल में, अब उन्हें बढ़ाकर 16 कर दिया गया और न्यूनतम 10 कर दिया गया। पहले 6 थे ना, अब वो कितने हो गए, 16 हो गए। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश अथॉरिटी से ये कहा कि हमारी कुछ मांगे हैं, जैसा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में वर्तमान में जो हमारे एडिशनल मेंबर्स हैं, यानी कि गैर आधिकारिक मेंबर हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। क्यों बोला इन्होंने गैर आधिकारिक मेंबरों के लिए? क्योंकि उस समय केंद्रीय यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो गैर आधिकारिक सदस्य थे वो भारतीय थे। इन्होंने चाहा कि भारतीयों का क्या बढ़ाया जाए, संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी इनकी मांग थी कि जो एडिशनल मेंबर यानी कि जो गैर आधिकारिक सदस्य हैं वो नॉमिनेट नहीं होंगे, यानी कि मनोनीत नहीं होंगे, बल्कि इलेक्ट होकर जाएंगे, निर्वाचित होकर जाएंगे। क्योंकि नॉमिनेट होंगे तो कोई भी किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए वॉइसरॉय ने किसी भारतीय को क्या करा, नियुक्त करा। ठीक है, वो अब नियुक्त नहीं कर देंगे, अब क्या करेंगे, वो इन्होंने बोला आईएनसी ने कि अब वो इलेक्ट होकर जाएंगे। तीसरी इनकी मांग थी कि जो आर्थिक मुद्दे होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, केंद्रीय विधानमंडल में जो भी वित्तीय जो कानूनी प्रक्रिया होती है, वित्तीय प्रक्रिया होती है, फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उन पर डिस्कशन करने का अधिकार भारतीयों को भी दो। इससे पहले भारतीयों को अधिकार नहीं दिया गया था। इससे पहले उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि आप बजट में कुछ बोल पाओ। ठीक है, और चौथी इनकी जो मांग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसमें इन्होंने ये कहा कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम है, उस टाइम तो खैर इंपीरियल सिविल सर्विसेज था ना, आईसीएस था, तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है लंदन और इंडिया दोनों में कराना चाहिए। ठीक है, हालांकि इन्होंने ये बात को नहीं माना, वो बाद में कहीं जाकर उसके बाद इलाहाबाद में होने लगा। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ पे होता था, लंदन में होता था। अगर किसी भारतीय को इस परीक्षा में बैठना है तो वो उसको लंदन जाना पड़ता था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो अब वॉइसरॉय की काउंसिल थी, यानी कि वॉइसरॉय की जो परिषद थी, इसमें मैक्सिमम 16 बंदे कर दिए गए। 16 में से मैं आपको बता देता हूँ, 6 बंदे जो थे वो थे ऑफिशियल, ठीक है, आधिकारिक, और जो 10 बंदे थे वो थे नॉन ऑफिशियल। ये आपने याद रखना है। नॉन ऑफिशियल कौन थे, भारतीय थे, ये आपने याद रखना है। अभी बताऊंगा आगे कि कौन कौन थे ये। ठीक है, ये तो नहीं बताऊंगा कौन कौन थे, लेकिन हाँ इसमें इतना बताऊंगा मैं कि इसमें कितने बंदों को वॉइसरॉय ने, कितने बंदों को भारतीयों ने क्या करके भेजा, मनोनीत करके भेजा। हालांकि मांग तो ये थी कि इनको इलेक्ट करके भेजा जाए, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। ये जो अपना एक्ट था, ये वाला इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें नहीं लेके आया वो प्रावधान। अभी भी इलेक्शन एक तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हाँ अब भारतीय ही भारतीयों को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, अंग्रेज नहीं करेंगे। तो इस एक्ट के बाद, ठीक है, भारतीयों को क्या मिला, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, जो आप बोलते हैं ना नगर निगम, स्थानीय निकाय बोलते हैं उसको, उसमें जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन करने का अधिकार मिल गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अधिकार तो मिल गया चुनाव में भाग लेने का, लेकिन चुनाव अभी कैसे होते हैं,
चुनाव अभी भी इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब, अगर मान लीजिए ये 2 वार्ड हैं, 1 और 2, ठीक है, यहाँ से किसी बंदे को उठना है, तो अगर वो उठेगा तो उसे लोग नहीं चुनेंगे, उसे उस जगह के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स, बंगाल ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट और जमींदार, यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इसको चुनेंगे, ना कि लोग चुनेंगे। वहाँ पे लोग नहीं चुनते, वहाँ पे जो रहने वाले हैं वो नहीं चुनेंगे। यानी कि जो इलेक्शंस हुआ अभी भी वो कैसा हुआ, वो हुआ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं हुआ। हालांकि चुनाव प्रक्रिया में भारतीयों को प्रतिभाग यानी कि पार्टिसिपेट करने का जो राइट है वो तो मिल गया, लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं वो तो इनडायरेक्टली हो रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में इस स्थिति को देखते हुए कहा गया कि भारत में पहली बार इलेक्शन सिस्टम क्या हुआ, शुरू करा गया। यानी कि चुनाव प्रणाली की स्थापना भारत में इसी एक्ट के बाद होती है, क्योंकि भारतीयों को स्थानीय चुनाव, स्थानीय लोकल जो क्या होते हैं हमारे लोकल बॉडीज होती हैं, वहाँ पर चुनाव में पार्टिसिपेट करने का क्या मिल गया, राइट मिल गया। हालांकि वो अभी भी इनडायरेक्टली चुन के जाते हैं, ठीक है। अब इस एक्ट के बाद हुआ क्या कि भारतीयों को एनुअल जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो एक वर्ष में जो बजट निकलता है ना, देखते हैं आप, इस बार भी बजट लाया गया था, 28 फरवरी में आ गया था। तो हर साल बजट लाया जाता है कि भाई इतना पैसा हमने यहाँ पे देना है, इतना पैसा हमने वहाँ पे देना है। तो ये आपने समझना पड़ेगा कि जो 112 आर्टिकल, ये आप याद रखेंगे, आर्टिकल 112, आज के डेट में आर्टिकल 112 में आपको क्या मिलेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट। तो अब भारतीयों को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस करने का अधिकार मिल गया, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। प्रतिबंध कैसे हैं वो, कि भाई आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, जैसे कि किसी वहाँ पे जो वित्त मंत्री है उसने बोला कि 1 लाख रुपए हमने शिक्षा में दिए, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो 1 लाख रुपए दिए आपने कितने साल में दिए। तो आपको वो बताएगा कि भाई हाँ मैंने इतने साल पे दिए, या फिर मुझे इतना पैसा मिला था, मैंने इतने पैसे इतने समय पर खत्म करे। तो ये आपने यहाँ पे समझना है कि इनको अभी तक पूर्ण क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं मिला। फुल क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि मैं किसी से पूछूंगा कि हाँ भाई वो जो 1 लाख रुपए थे उसका ब्यौरा दो, ठीक है, वो एक फुल क्वेश्चन उसको देना पड़ेगा। अब हाफ क्वेश्चन क्या होता है, फुल क्वेश्चन तो ये हो गया, हाफ क्वेश्चन क्या है, हाफ क्वेश्चन ये है कि आपके द्वारा जो पैसा खर्च करा गया था क्या आप उसका विवरण दे सकते हैं, क्या आप उसका समरी, क्या आप उसका बजट दे सकते हैं। अगर वो दे तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। यानी कि ये पूर्ण क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे उसकी मर्जी है, लेकिन पूर्ण क्वेश्चन कब होगा, जब उसको इस चीज को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सामान्य वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भारतीयों को पूर्ण क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार मिल गया था, लेकिन अभी भी क्या हो गए थे, कुछ रिस्ट्रिक्शन थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि अधिकार भी दे दिया और उसको रोकने के लिए क्या कर दिया, एक अलग से नियम भी बना दिया। यानी कि अधिकार भी दे दो और साथ ही साथ में, अधिकार क्यों दिया, क्योंकि आईएनसी की मांग थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग थी, अगर नहीं देंगे अधिकार तो क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो मूवमेंट से बचने के लिए अंग्रेज धीरे धीरे क्या कर रहे थे, भारतीयों को अधिकार दे रहे थे, क्योंकि उनको पता है अगर भारतीयों को अधिकार दे दिया तो वो अपने देश को जल्दी से आज़ाद करा लेंगे, और ऐसा वो चाहते नहीं थे, ठीक है। लेकिन अभी भी इतना आप याद रखेंगे कि जो फाइनेंशियल बिल्स थे, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स थी, उन पर क्या कर दिया था, डिस्कशन करने का तो अधिकार था, लेकिन अभी भी वो वोट नहीं दे सकते। यहाँ पे आप ध्यान रखें, वोट नहीं दे सकते थे, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर इनको क्वेश्चन पूछना है तो वो जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको 6 दिन पहले ही नोटिस भेज देंगे कि हाँ भाई आपको मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है। और अगर जो ये बंदा आंसर दे रहा है कि हाँ भाई जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये रहा, तो आप उस पर अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो नहीं पूछ सकते। जैसे कि अगर उसने बोला कि मैंने 1 लाख रुपए शिक्षा, रिसर्च,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च किया, तो आप ये पूछेंगे कि क्यों आपने हायर एजुकेशन में क्यों नहीं खर्च किया, या फिर आपने हिस्ट्री में खर्च क्यों नहीं किया। तो आप ऐसा क्रॉस क्वेश्चन या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आपने जो क्वेश्चन पूछा है मात्र आपको उसका ही जवाब दिया जाएगा, और आंसर देते वक्त आपका यह निर्णय नहीं होगा कि आप क्या करेंगे, उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप गाइस मैंने इस एक्ट के, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया होगा। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है गाइस तो कमेंट में लिखो, 100% मैं आपका जवाब दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है हमको उससे, और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट में देना है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट जब 1892 में पास हुआ था तो उस समय पे भारत के वॉइस रॉय कौन थे। आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड लैंसडाउन। तो आंसर मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं कि जो ये आंसर है ना गाइस, वो भारत में एक स्टेट है उत्तराखंड, वहां पे एक जगह का नाम भी है। तो गाइस तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की, पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन दबाओ। 100% मैं आपको बोलता हूं जरूर ही मैं आपको कोई ना कोई हेल्प पक्का दी जाएगी। ठीक है, बहुत से लोग हैं ऐसे जो देखते हैं सही क्या बोलते हैं और लोगों को सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो। और गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।